हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका। और आज की क्लास में हम स्टैटिस्टिक्स शुरू कर रहे हैं बेसिकली। और फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। ये पहला चैप्टर है 11वीं क्लास में स्टैट्स का। और मैंने बोला कि वन शॉट में कंप्लीट करा दूंगा, मतलब एक क्लास के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इससे पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जो 9वीं 10वीं क्लास में आपने मीन मोड मीडियन निकालने सीखे हैं ना, वो प्रॉपर पूरी 100% स्टैट्स नहीं है, बस वो स्टैटिस्टिक्स का एक नमूना है। और वो 11वीं क्लास में कहीं बीच में जाकर आएगा, शुरुआत उस हिसाब से है ही नहीं। तो शुरुआत को आपको पहचानना होगा और स्टैट्स को सही से समझने के लिए ये वीडियो देखनी बहुत जरूरी है। और यहां पर एक वर्ड यूज किया जाएगा बार 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 बार, जिस वर्ड का नाम है डेटा। और डेटा का मतलब समझ लिया तो सोचो आधी स्टैट्स आपके मन के अंदर घुस गई। समझ रहे हो? डेटा का मतलब सिंपल होता है इंफॉर्मेशन। दुनिया लोग ना जाने क्या क्या शब्द बताकर आपको डेटा के बारे में परेशान करेंगे और कंफ्यूज करेंगे। आप समझ लो डेटा का मतलब कोई ना कोई सूचना, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सब डेटा है। कोई भी लाइक आपके फ्रेंड ने सुबह उठकर क्या किया, आपने स्कूल में कितने मार्क्स स्कोर किए, आपने शाम को क्या खाया, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसके पास कितने पैसे हैं, देश में बजट कितना है, देश की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, तो कौन सी कंट्री ने किस कंट्री से वॉर किया, न्यूज चैनल पे जितनी भी न्यूज आती है सब कुछ डेटा है। अब ये डेटा दो तरीके का होता है, आपको बात बताऊं। एक डेटा ऐसा होता है जिसको हम नंबर में लिख सकते हैं, नंबर में। लाइक आपकी जेब में कितने पैसे हैं, नंबर में आ जाएंगे। आपकी हाइट कितनी है, नंबर में आ जाएगा। आपकी हाइट 5 फुट हो सकती है, 5.5 फुट हो सकती है, तो नंबर आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 जहां पर हो रहा है। अगर आपका वेट कितना है, नंबर में आ जाएगा। ये वाला डेटा जो नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, इस डेटा को बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा। लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, जिसके लिए हम कोई बात बोल सकते हैं कि अच्छाई है बुराई है, जिसको हम नाप तोल नहीं सकते, जिसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, वैसी वाली इंफॉर्मेशन, उसको हम क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं। क्वालिटेटिव डेटा नाम से पता लग रहा है कि किसी क्वालिटी की बात हो रही है। लाइक आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सुंदर हो, आपके दोस्त बहुत सुंदर है, आपके फ्रेंड बहुत सुंदर है, आपके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, तो ये सब बातें हैं। आपका दुश्मन बहुत बुरा है, तो ये सब बातें क्वालिटेटिव है। यहां पर नंबर नहीं आए हैं बीच में कि आपका दोस्त 2 किलो अच्छा है या 5 किलो अच्छा है, ऐसे नहीं बोल सकते ना। आपका फ्रेंड अच्छा है, आप बहुत अच्छे हो, तो इस चीज को क्वांटिटी में नहीं कैलकुलेट कर सकते। ईमानदारी, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, दुश्मनी, ये क्वांटिटी में कैलकुलेट नहीं हो सकते। तो ऐसी सब फीचर्स को, इंफॉर्मेशन तो वो भी है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये भी तो सूचना है। ऐसी सूचनाओं को क्वालिटेटिव सूचना बोलते हैं। और जो नंबर में एक्सप्रेस की जा सके वो सारी इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है। आपसे नहीं पूछेगा डेटा की डेफिनेशन पेपर में, बस आपसे ये पूछ सकता है क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, वो वाला डेटा जो न्यूमेरिकल यानी नंबर्स में एक्सप्रेस हो सके। और क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जो नंबर्स में एक्सप्रेस ना हो सके, किसी की क्वालिटी को जो बयान करता हो। तो बहुत आसानी से हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। और आपको बताऊं, सारी की सारी स्टैटिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन इसके इर्द गिर्द घूमती है। एक एग्जाम्पल से आपको मैं बताना चाहूंगा। एग्जाम्पल हमारे मन में ये चलेगा, आप अपने आप को एक कंपनी मान सकते हो, क्योंकि स्टैट्स का इस्तेमाल सब करते हैं। कोई कंपनी भी करती है, कोई गवर्नमेंट भी करती है, कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी करती है, और कंट्री भी करती है, मतलब घर भी करता है कभी कभी, और आप भी करते हो, आपको ही पता लगेगा। बस मैं यहां पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपके दिमाग में स्टैट्स घुसाने की कोशिश करूंगा, तो इस तरीके से घुसेगी। देखो, हम ये मान सकते हैं कि हमने, आपने और मैंने, हमने मिलके एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी खोली है जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है, जैसे पेप्सी कोक आती है ना, ऐसी। और हम एक फ्लेवर उसका लॉन्च करने वाले हैं। तो हम पब्लिक का टेस्ट जाने बिना कि पब्लिक को कौन सा टेस्ट पसंद है, हम लॉन्च करेंगे तो बहुत बुरा है। तो हम एक इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं पब्लिक से। पब्लिक से इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठी करेंगे? मान लो हमें इंडिया के अंदर कोल्ड ड्रिंक लॉन्च करनी है, तो इंडिया के लोगों से पूछा जाएगा। अब इंडिया के अंदर तो 140 करोड़ की जनता है, 140 करोड़ लोगों से तो पूछ नहीं सकते। तो हम एक छोटा सा सैंपल उठाते हैं, कुछ लोगों से पूछ लेते हैं, उसके बेसिस पर आइडिया लगा लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं। और इस पे ही बात करेंगे कि आइडिया और अंदाजा कितना हद तक सही हो सकता है, उसकी क्या एक्यूरेसी रेट है। लेकिन पहले देखते हैं, हमने मान लो अपने पास 1000 लोग रखे जो सर्वे करके आएंगे, ठीक है। हर बंदे को बोला कि एक एक बंदा 100 लोगों से पूछ के आएगा। तो हर बंदा 100 लोगों से पूछ के आएगा, तो हमारे पास 1 लाख लोगों का डेटा आ जाएगा, मतलब 1 लाख लोगों के जवाब आ जाएंगे। जवाब क्या आएंगे? हमें लॉन्च करनी है कोल्ड ड्रिंक, और हम बोलेंगे लोगों से कि हम कोल्ड ड्रिंक लॉन्च कर रहे हैं, तो आप बताओ कौन सा फ्लेवर लॉन्च करें, ऑरेंज या काला खट्टा। काला खट्टा भी होता है कोल्ड ड्रिंक का एक फ्लेवर, जैसे कोका कोला है, या फिर लेमन फ्लेवर, या फिर अदर्स। अदर्स में जो मर्जी सोच लो, स्ट्रॉबेरी वगैरह, अपने मन में जो मर्जी।
तो 1 लाख लोगों से पूछा, तो 1 लाख में से कितने लोगों ने जवाब दिया? मान लो 60,000 लोगों ने बोला कि हमें ऑरेंज फ्लेवर पसंद है, फैंटा और मिरिंडा टाइप, ठीक है। और 30,000 लोगों ने बोला कि हमें काला खट्टा पसंद है, और 6,000 लोगों ने बोला लेमन पसंद है, और 4,000 ने अदर फ्लेवर का कोई सजेशन दिया। तो यार इस डेटा को हमने इकट्ठा किया, लोगों से फॉर्म भरवाए होंगे, सर्वे कराया होगा, उनके व्हाट्सएप पे मैसेज किया होगा, ईमेल सेंड करी होगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ना जाने हम स्नैपचैट तक पहुंच गए होंगे सर्वे कराने के लिए। मतलब मार्केट में भी विजिट करते हैं, आप देखते हो कि बड़ी बड़ी मार्केट है, लोग वहां पर जाकर सर्वे करते हैं। तो सर्वेयर्स होते हैं, सर्वे करने वाले लोग, इनको इन्वेस्टिगेटर बोल सकते हो आप स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में। लेकिन लेटर ऑन आगे आने वाले चैप्टर्स में उनके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से नए वर्ड्स स्टैट्स में सीखोगे। तो हम यह डिसाइड कर सकते हैं कि भैया ये वाला मतलब 60,000 वाले की वैल्यू ज्यादा है, ज्यादातर लोग ऑरेंज फ्लेवर पसंद करते हैं, तो हमें ऑरेंज फ्लेवर की कोल्ड ड्रिंक मार्केट में लॉन्च करनी चाहिए। बस ये स्टैटिस्टिक्स है। क्या किया स्टैट्स में? सोचो क्या किया हमने स्टैट्स में। लोगों से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, पहली बात, नंबर की गेम खेल रहे हैं। उस इंफॉर्मेशन को हमने मतलब 1 लाख फॉर्म भरवाए हैं यार, जो हमारे सामने 1 लाख फॉर्म पड़े होंगे, उन सभी 1 लाख फॉर्मों को पहले हमने छाटा होगा, इधर उधर डिवाइड किया होगा, तो उसको ऑर्गेनाइज किया, मतलब साफ सुथरे तरीके से, एक तरीके से कि हमारी पहचान में आ सके, ठीक है ना। रैंडम भरे पड़े होंगे सारे के सारे, तो हमने उसको डिवाइड किया। बेसिकली आप इन नंबर्स को देख सकते हो कि क्या हो रहा है यहां पर। तो डिवाइड करने के बाद, उनकी डिवीजन के बाद देखा कि ऑरेंज फ्लेवर लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, फिर काला खट्टा फ्लेवर पसंद कर रहे हैं। ये डेटा हमने कैसे किया? ये मैंने अभी आपके सामने पिक्चराइज किया है। अब असलियत में क्या होता है? ये तो बहुत इजी डेटा था। असलियत में कंपनी क्या क्या करती है? डेटा इकट्ठा करती है। तो डेटा इकट्ठा करने को बोलते हैं कलेक्शन, ठीक है। फिर उस डेटा को अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ने के लिए, समझने के लिए वो क्लासिफाई करती है। तो कलेक्शन के बाद अपने डेटा को क्लासिफिकेशन किया जाता है, और क्लासिफिकेशन को बोलते हैं दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज करना, आसानी से सही तरीके से बताना। जैसे ही डेटा ऑर्गेनाइज हो जाता है तो फिर हम उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। ये मैंने आपके सामने प्रेजेंटेशन कर रखी है। मान लो ये किसी पिक्चर की फॉर्म में है, तो प्रेजेंटेशन टेबल की फॉर्म में भी हो सकती है, पिक्चर की फॉर्म में भी हो सकती है। और बेसिकली आपकी बुक में जो पिक्चर्स आएंगी वो ग्राफ्स आने वाले हैं, बहुत सारे मजेदार चैप्टर होने वाला है। तो क्लासिफिकेशन के बाद हम प्रेजेंटेशन करते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के बाद प्रेजेंटेशन होगी, और फिर इसके बारे में कुछ कंक्लूजन निकाले, मतलब सोचेंगे कि क्या सही क्या गलत, मतलब इनमें से सबसे ज्यादा बढ़िया कौन है लॉन्च करने के लिए। सोचा कि ऑरेंज ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम बेसिकली अपने डेटा का एनालिसिस निकालना। इसको हम, एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं कि हमने अपने डेटा को इंटरप्रेट किया है, समझ रहे हो। तो यहां पर इंटरप्रेट से सही शब्द है एनालाइज करना। अपने डेटा को एनालाइज किया कि क्या सही क्या गलत, और फाइनल रिजल्ट दे दिया। रिजल्ट मतलब डिसीजन बना लिया। कितनी आसान बात को कितना कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं ना। देख लिया यार, सबसे ज्यादा लोग ऑरेंज पसंद करते हैं, तो ऑरेंज को लॉन्च करो, कहानी खत्म। लेकिन जब हम थ्योरी में लिखते हैं ना, तो बहुत सारे शब्द आते हैं। तो पहले डेटा इकट्ठा किया, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया, मतलब अलग अलग थलग थलग करके रखा, फिर डायग्राम या फिर टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। यहां पर तो इतना ही किया है, आगे आने वाले में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके ऊपर सारे चैप्टर बने हुए हैं। और एनालाइज किया डेटा को कि क्या सही क्या गलत, और फाइनल डिसीजन ले दिया। डिसीजन लेने को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, कि भैया ऑरेंज फ्लेवर लॉन्च कर रहे हैं। ये जो मैंने 5 स्टेज बोली हैं, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, यहां ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ये स्टैट्स में आने वाले अलग अलग 5 चैप्टर्स हैं। ये पूरी स्टैट्स में होता है। यहां पर डायग्राम्स भी आएंगे, टेबल्स भी आएंगी, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, सिर्फ मीन, मोड, मीडियन नहीं, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। तो स्टैट्स एक इजी सब्जेक्ट नहीं होने वाला, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। मजेदार सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो आसान मैं कराऊंगा। तो कुल मिला के स्टैट्स नंबर की गेम है। कोई पूछे स्टैट्स होती क्या है, तो यही स्टैट्स है भाई, जो भी अभी पढ़ा है। इसको एक लाइन में कैसे बोले? स्टैट्स का मतलब न्यूमेरिकल डेटा, या फिर उस डेटा को इकट्ठा करने के तरीके, कहानी खत्म। और डेटा होता है 2 तरीके का। अब आपके सामने नोट्स हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं। कोई बोलेगा मीनिंग ऑफ स्टैट्स क्या होता है, बताओ स्टैट्स की कहानी एक लाइन में बताओ। तो स्टैट्स की डेफिनेशन ये लिखी, स्टैट्स मींस डेटा एंड मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। डेटा को इकट्ठा करने के मेथड्स भी स्टैट्स ही हैं। तो लिखा भी है, इट डील्स विद क्वांटिटेटिव डेटा ओनली एंड डज नॉट टेक क्वालिटेटिव डेटा इनटू कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है ध्यान में रखना। तो ये सिर्फ क्वांटिटेटिव यानी नंबर्स के बारे में बात करता है, कौन अच्छा है कौन बुरा है इसके बारे में बात नहीं कर रहा। सीधा बोला ऑरेंज ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं 60,000, तो ऑरेंज लॉन्च कर दो। अब ऑरेंज किसी को
ज़्यादा टेस्टी लग रहा था या कम टेस्टी लग रहा था या एवरेज टेस्टी लग रहा था, उसके बारे में बात नहीं की गई यहाँ पर, ठीक है ना। और फिर बोल दिया कि डेटा दो तरीके का होता है, एक क्वांटिटेटिव जिसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूमेरिकली, एक होता है क्वालिटेटिव डेटा जिसकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता न्यूमेरिकली, जैसे कि किसी की सुंदरता या किसी की ईमानदारी, है ना। तो ये डेटा आपके सामने है ही। फिर बात आती है, अब मैं आपको बताऊंगा एक क्विज क्वेश्चन। आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और ये बताएगा कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है इकोनॉमिक्स की। एमसीक्यू है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में आपको देना पड़ेगा। फिर टॉपिक कंटिन्यू कर रहा हूं। तो लिखा है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है। तो चार ऑप्शन है, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, जेबी से, या इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आंसर दो और मैं बढ़ाता हूं इसको आगे। अब दोस्तों स्टैट्स का मीनिंग जानने के बाद जान लो, स्टैट्स दो तरीके की होती है हमारे पास, दो फॉर्म्स में होती है। एक होती है प्लूरल फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं प्लूरल स्टैटिस्टिक्स। एक होती है सिंगुलर फॉर्म में, इसको बोलते हैं सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स। ऐसा मत मानना कि सिंगुलर का मतलब यहां पर एक है और प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं बात करूं कि प्लूरल का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसे फैक्ट से है जो नंबर में एक्सप्रेस होते हैं। और जब मैं बात करूं सिंगुलर स्टैट्स के बारे में, तो सिंगुलर स्टैट्स का मतलब मेथड्स हैं डेटा को कलेक्ट करने के, डेटा को इकट्ठा करने के मेथड्स। लाइक वो मैं बात करूं, नहीं पूरी एक्चुअली सिंगुलर स्टैट्स में मेथड्स आएंगे जो स्टैट्स के अंदर हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। यहां पर लाइक स्टेजेस आएंगी, मेथड्स शब्द नहीं करना चाहिए मुझे यहां पर होना चाहिए स्टेजेस। स्टैट्स में जो जो स्टेज होती है, लाइक सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, फिर डेटा की ऑर्गेनाइजेशन होगी, फिर प्रेजेंटेशन होगी, फिर एनालिसिस होगा और फिर लास्ट में जाके इंटरप्रिटेशन होगा। तो ये जो लिखा है ये 5 फेज 5 स्टेज जो स्टैट्स में होती है वो सिंगुलर स्टैट्स है। और जो डेटा के बारे में स्टैट्स है वो प्लूरल स्टैट्स है। यानी एक यहां पर बोला गया, पूरी डिटेल आपको बताता हूं, ये स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस लिखा है। अब ये जाननी आपको जरूरी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, समझ लो। तो लिखा है इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ डेटा इन अ सिस्टमैटिक मैनर विद अ पर्पज। यानी डेटा ऐसी रैंडमली किसी से भी जाके कुछ पूछना नहीं है, आपका कोई पर्पज होना चाहिए। लाइक कोल्ड ड्रिंक लॉन्च करनी थी, वहां पर वो पर्पज था जो एग्जांपल आपको दिया मैंने। एक पर्पज के लिए आप डेटा को इकट्ठा कर रहे हो, वो स्टैट्स है। और बेसिकली वो वाली स्टैट्स जो पर्पज के लिए डेटा इकट्ठा कर रहे हो वो प्लूरल स्टैट्स है, ठीक है। तो आप और आसान डेफिनेशन लिख सकते हो, इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल डेटा। कोई भी मतलब इन दोनों में से लिख सकते हो, और भी लिखा है बीच में, ठीक है। तो नंबर में जो जो चल रहा है वो सब प्लूरल स्टैट्स है। अगर तुम बोलोगे या फिर प्लूरल स्टैट्स भी नंबर है, प्लूरल स्टैट्स भी नंबर है, सिंगुलर स्टैट्स क्या है? सिंगुलर स्टैट्स वो स्टेजेस है जिस स्टेज में डेटा को हम इवेल्युएट करते हैं, कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंट करना, उनके ऊपर अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं। यहां पर आगे आपको टॉपिक करना है फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस यानी सिर्फ नंबर में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या फीचर्स आपको दिखाई देती हैं। तो दोस्तों पहली फीचर लिखिए, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। यानी ये बहुत जरूरी है जानना। मैं बोलूंगा स्टैट्स का मतलब नंबर्स। आपकी जेब में 5 रुपए पड़े हैं, क्या ये स्टैट्स है? ये स्टैट्स नहीं है। नंबर्स ऐसे जिनकी तुम कंपैरिजन कर पाओ, यानी एक से ज्यादा लोगों के नंबर, यानी बोलू तो कंबाइंड नंबर। कंबाइंड अकेले का तुम जो भी गिन रहे हो वो स्टैट्स नहीं है। कंबाइंड गिनोगे, कंबाइंड नंबर, 2 बंदों के नंबर, 200 के, 400 के, पूरी दुनिया के नंबर, वो सब स्टैट्स हैं। अकेले की चीजें स्टैट्स नहीं होती। एक गाय की 4 टांगे हैं, वो स्टैट्स नहीं है, समझ रहे हो। तो अगर हम बोले एक गाय की 4 टांग है और एक मुर्गी की 2 टांगे हैं, तो कंपेरेटिवली गाय की टांगे ज्यादा हैं, ये स्टैटिस्टिक्स है। तो यहां पर 4 और 2 अलग अलग नंबर आ गए 2 चीजों के। तो यहां पर जो एग्रीगेट लिखा है ना, इसका मतलब है, एग्रीगेट का मतलब कंबाइंड। अकेले बंदे का डेटा स्टैट्स नहीं होता जब तक उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता कि कौन सही, कौन गलत, कौन कम, कौन ज्यादा, कौन अच्छा, कौन बुरा। रिजल्ट ऐसा ही निकलता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें। और लिखा है स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। अगर इसको न्यूमेरिकल यानी नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो इससे रिजल्ट निकालना आसान काम नहीं होगा, मतलब नहीं निकल पाएगा रिजल्ट। तुम बोलोगे 2 लोग अच्छे हैं, तो कैसे बताओगे कि कौन ज्यादा अच्छा है, कौन कम अच्छा है? तुम बता भी दोगे तो दुनिया कैसे विश्वास करेगी? दुनिया विश्वास करती है डेटा पे, समझ लो। आजकल विराट कोहली नहीं चल रहा, रोहित शर्मा नहीं चल रहा, सूर्य कुमार यादव चल रहा है, हार्दिक पांड्या चल रहा है, ऋषभ पंत चल रहा है, मान लो एग्जांपल के तौर पे। तो कैसे बताया है कि वो चल रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं? उनका स्कोर का डेटा अवेलेबल है, स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है। जब स्टैटिस्टिक्स यानी डेटा अवेलेबल होता है तब हम कोई डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होने चाहिए।
और स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिफाइंड पर्पस। जब भी तुम डेटा इकट्ठा करोगे तो उसका गोल, उसका पर्पस, उसका मोटिव पहले डिफाइन होना चाहिए। अगर तुमने मोटिव पहले डिफाइन नहीं किया, एवं ही कुछ भी पता करने चले गए, तो वो स्टैट्स नहीं है। लाइक तुम पता कर रहे हो कि किसी बंदे की जेब में कितने पैसे पड़े हैं, ये स्टैट्स नहीं है। तुम्हारा पर्पस होना चाहिए। अगर उसकी जेब में 100 से ऊपर रुपए पड़े होंगे तो आधे मैं ले लूंगा, एग्जाम्पल है, मतलब समझ जाओ। तो ऐसा पर्पस होगा दिमाग के अंदर, तो वो स्टैट्स है। अगर पर्पस डिफाइन नहीं है, एवं कोई भी नंबर बोले जा रहे हो, 2 का पहाड़ा बोल दो, 4 के टेबल बोल दो, वो स्टैट्स नहीं है जब तक तुम उसका पर्पस डिफाइन नहीं करोगे। और जो ये स्टैट्स है, स्टैटिस्टिक्स को मैं स्टैट्स बोलता हूं, और जब जब यहां पर स्टैटिस्टिक्स लिखा है आप उसका मतलब नंबर समझ सकते हो। स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। इसको एक सीक्वेंस में, एक सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करना चाहिए, आड़े तेरे तरीके से कभी भी कलेक्ट नहीं करना चाहिए। लाइक मैं अगर निकला हूं इंडिया में, मतलब 280 लोगों से कुछ पूछने, तो मैं ये नहीं कि फिर सिर्फ मैं दिल्ली के 280 लोगों से कुछ भी पूछ लूं और उस बेसिस पर इंडिया का रिजल्ट निकाल दूं। मुझे 28 स्टेट हो जाएंगे, तो 28 स्टेटों में अलग अलग तरीके से सिस्टम में से डिवीजन करना चाहिए कि इस वाले स्टेट से मैं 10 लोगों से पूछूंगा, छोटा स्टेट है, ये वाला बड़ा स्टेट है तो 30 लोगों से पूछूंगा। ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन को मुझे सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और ये स्टैटिस जो है, दीज स्टैट्स आर प्लेस्ड इन अ रिलेशन टू ईच अदर। इन चीजों का एक दूसरे से रिश्ता होना चाहिए, मतलब संबंध होना चाहिए, बिना हाथ पैर की बात नहीं होनी चाहिए, मतलब अंधेरे में तीर नहीं मारना चाहिए। क्या तुम्हें बात कहूं, बात जो बोलने वाली है, अगर मैं बोलूं कि लोगों को क्या खाना पसंद है, तुम ये पूछने गए हो, तो उस खाने के ऑप्शन में गोबर नहीं होना चाहिए। पूछने गए हो तो गोबर नहीं होना चाहिए, गोबर कोई खाता है क्या? तो मतलब सेंस बननी चाहिए, इनका कोई रिश्ता होना चाहिए। तुम पूछ सकते हो वेज खाना पसंद है या नॉन वेज खाना पसंद है, या किसी को दोनों खाने पसंद है, तो चौथे ऑप्शन में गोबर नहीं बोल सकते। मतलब यही एक तरीका था समझाने का, तो इससे बात दिल पे लगेगी। तो दोस्तों ये प्लूरल स्टैट्स है, उसकी डेफिनेशन और उसकी फीचर्स हैं, बहुत सारे लिखी हैं, आप 3 से 4 कर सकते हो, 5 लिखी हैं। अब आते हैं सिंगुलर स्टैट्स के ऊपर। ये केस अपने आप में बहुत मजबूत है। लिखा है सिंगुलर स्टैट्स, नाम सिंगुलर है लेकिन बातें इसमें एक से ज्यादा ही हैं, ठीक है। जो स्टेजेस होती हैं स्टैटिस्टिक्स में वो सब सिंगुलर स्टैट्स कहलाती है। कोई पूछे सिंगुलर स्टैट्स क्या होती है, तो स्टैट्स के अंदर जो भी स्टेजेस है पांचों की पांचों, वो सिंगुलर स्टैट्स है। तो लिखा क्या है, सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स मीन्स कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, दैट्स इट। और यही उसकी स्टेजेस है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी तक कराया है। उसमें क्या है, पहली कलेक्शन स्टेज है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, तीसरी प्रेजेंटेशन है, चौथी एनालिसिस है, पांचवी इंटरप्रिटेशन है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम की चीज है, मैं सामने से हट गया हूं। और दोस्तों अब बारी है कि स्टैट्स का काम क्या है हमारी जिंदगी में, फंक्शंस क्या है। फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। तो पहला लिखा है सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डेटा। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट यानी टफ। जो नंबर बड़े कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं उसको ये एक डिसीजन लेके बहुत सिंपल सा कर देता है। मान लो कि आपने 3 ऑप्शन को एनालाइज करना है और इसके बारे में 34% रिजल्ट आ रहे हैं, इसके बारे में 30% रिजल्ट आ रहे हैं और इसके बारे में 36% रिजल्ट आ रहे हैं, और तुम थोड़ी सी बात को लेकर कंफ्यूज हो यार। मतलब ये मान लो 3 प्लेयर है, यहां पर ये विराट कोहली है, ये रोहित शर्मा है और ये केएल राहुल है। ये 3 प्लेयर है, तीनों की एवरेज ये है, और आपको अब तीनों में से एक सेलेक्ट करना है। तुम कहोगे तीनों ही अच्छे हैं यार, किसको सेलेक्ट करूं? तो भाई स्टैट्स ने बोल दिया जो ज्यादा बढ़िया कर रहा है आजकल उसको ही ले लो, कहानी खत्म। मतलब पूरे कॉम्प्लेक्सिटी को एक आसान डिसीजन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि लेना एक ही था ना। अगर ऐसा हो तो आसान डेटा में कन्वर्ट कर देता है स्टैट्स, मतलब आसान रिजल्ट में। फिर एक फंक्शन हो रहा है प्रेजेंट फैक्ट इन न्यूमेरिकल फॉर्म। जब चीजें नंबर में लिखी होती है, न्यूमेरिकल फॉर्म का मतलब नंबर में लिखी होती है तो चीजें आसान हो जाती है। तो स्टैट्स का काम यही है कि इंफॉर्मेशन को नंबर में लिख देगा। लिखा है प्रोवाइड अ टेक्निक ऑफ कंपैरिजन। ऐसी तकनीक प्रोवाइड कर देता है जिससे तुम 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन कर पाओ। ये कंपैरिजन तो कर रहे हो, अब इसमें तो मैंने ऐसे ही बता दिया, बाकी टेक्निक बहुत सारी है कंपैरिजन करने की। हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, एक सीवी होता है कोएफिशिएंट वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे, इससे कंपैरिजन होती है, लेकिन बाद में कैलकुलेट करेंगे। ये रिश्ता ऑब्जर्व करता है, स्टडी करता है 2 चीजों में कैसा रिश्ता है। यानी अगर मैं बोलूं कि 2 चीजें आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, तो नंबर बताएंगे। देखो ऐसे कि ये मैंने लिखा x और ये लिखा मैंने y। मान लो x की वैल्यू बढ़ रही है 10, 20, 30 और y की वैल्यू कम हो रही है 30, 20, 10, तो ये दोनों में बोलता है कि उल्टा रिलेशन है। और असलियत में कहाँ होता है ये, किसी के प्राइस में और किसी की डिमांड में। कोई भी चीज है, जैसे जैसे वो चीज महंगी होती जाती है, 10, 20, 30 प्राइस होता है,
तो उसको लोग कम खरीदते हैं, 300 200 या 100 खरीदते हैं। ये आइडिया से एक इमेजिनेशन की वैल्यू है, लेकिन इससे ये तो पता लगता है कि दो चीजों के बीच में रिश्ता बता देती है स्टैट्स कि रिश्ता पॉजिटिव है या नेगेटिव है, समझ रहे हो। फिर हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, इसी रिजल्ट के हिसाब से जो नंबर्स में स्टैट्स बताती है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, सरकार, ये सब पॉलिसी बनाती है कि क्या सही रहेगा और क्या गलत रहेगा। और हेल्प्स इन फोरकास्टिंग, हम नंबर को देख के ही फोरकास्ट का मतलब एक तरीके से मान लो भविष्यवाणी या फिर अंदाजा लगाना, दूरदृष्टि। जैसे शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो लोग आइडिया कैसे लगाते हैं, लोग देख रहे हैं कंपनियां अभी परफॉर्म नहीं कर रही, बहुत सारी कंपनियां लॉस में जा रही है, रिसेशन चल रहा है, तो मतलब मार्केट बेकार परफॉर्म कर रही है, लोग सिंपली ये आइडिया लगा लेते हैं। तो ऐसा आइडिया स्टैट्स के बेसिस पे ही आता है, क्योंकि शेयर मार्केट के नंबर्स होते हैं, सेंसेक्स है, निफ्टी है, वो नंबर्स अपने आप में एक डेटा दे रहे हैं। अभी आपसे ना इन चीजों का ताल्लुकात नहीं होगा, क्योंकि 10वीं पास करी है तो चीजें अभी दिल के अंदर बसानी बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको समय लगेगा, चाहे 1 महीने का लगे, दोबारा तुम देखोगे तो चीजें दिमाग के अंदर फंस जाएंगी सारी की सारी, ओके रिपोर्ट तरीके से, ठीक है। तो मैं ये समझाना चाहता हूं और सारी बात ओके हो जाएगी। अगला आपके सामने पेश कर रहा हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है, ये बता रहा हूं। तो यार ये स्टैट्स सरकार के लिए भी जरूरी है, ये सर स्टैट्स इकोनॉमिक्स, यानी जो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स वाला जो तुम्हारे सामने है, इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, तो बेसिकली उसके लिए भी जरूरी है। और देश के अंदर जो प्लानिंग कमीशन बनाई हुई है, प्लानिंग कमीशन जो इकोनॉमिक प्लानिंग करती है हमारे देश में, आजकल तो उसको खत्म कर दिया है, अब नीति आयोग आ गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो वो नीति आयोग जो सरकार ने बनाया है, उसमें भी पॉलिसी की जरूरत पड़ती है, और बहुत सारे बिजनेस फर्म और कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है, उसके अंदर भी जरूरत पड़ती है। तो इन सबको पॉलिसी फ्रेमिंग में, इन सबको फोरकास्टिंग में कि भविष्य में क्या करना है क्या नहीं करना, हर चीज में मदद करती है। सरकार को मदद करती है कि कैसे सरकार ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। मान लो महंगाई, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है, महंगाई होगी देश के अंदर, सरकार कंट्रोल कैसे करेगी, स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर डेटा इकट्ठा किया जाता है और देखा जाता है कि किन किन चीजों के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उन चीजों के प्राइस को कंट्रोल करेगी सरकार, ऐसा कर सकती है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिजनेस में कैसे इंपॉर्टेंट है, बिजनेस में इंपॉर्टेंट है कि लोगों को जो ट्रेंड पसंद आ रहा है तो उसी ट्रेंड के हिसाब से बिजनेस प्रोडक्शन करेगा। मान लो उनको कोल्ड ड्रिंक का फ्लेवर अब काला खट्टा पसंद आ रहा है, तो काला खट्टा का ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, तो ऐसे बिजनेस में। और देश की पॉलिसीज में मान लो कि कौन कौन सी पॉलिसीज लोगों को रोजगार दे रही हैं, तो उन पॉलिसीज पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। अब इकोनॉमिक्स में बहुत सारे कानून बनते हैं, लॉ बनते हैं, वो स्टैट्स के बेसिस पे बनते हैं। लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, ये बहुत पॉपुलर होने वाले हैं, बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, तो आपको मजा आएगा ये चीज पढ़ के, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स अपने आप में एक टॉपिक है। अब लास्ट टॉपिक आपके सामने पेश कर रहा हूं, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसके नुकसान भी है, मतलब नंबर से तुम कुछ भी दिखा सकते हो, नंबर ही तो है स्टैट्स, इससे कुछ भी दिखा सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे भरोसा उठ जाना चाहिए। जैसे कि मान लो एक नेताजी ने बोल दिया कि टमाटर के प्राइस पहले 10 रुपए का 1 किलो था, अब टमाटर के प्राइस 100 रुपए किलो हो गए, तो इस नेताजी ने बोला कि टमाटर के प्राइस 10 गुना बढ़ गए, तो पब्लिक भड़क गई भाई। पब्लिक ने कहा अच्छा 10 गुना बढ़ गए तो मतलब बहुत बेकार बात हो रही है, सरकार बेकार है। लेकिन ये नेताजी ये बताना भूल गए कि ये 10 रुपए का 1 किलो टमाटर सन 1980 में था, और आज ये 100 रुपए किलो टमाटर है, तो वो बात कर रहे हैं 2030 की, एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं। तो यार इतने सालों के अंदर तो 10 गुना प्राइस बढ़ेगा ही। तो नंबर से इन्होंने कुछ भी दिखा दिया, रेफरेंस नहीं दी कि हम कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, मतलब उल्लू बना सकते हैं नंबर की गेम खेलो तो स्टैट्स में जरूरी है कि उसकी रेफरेंस भी दी जाए ताकि लोगों को क्लियर कट समझ में आए। तो कुछ लिमिटेशन है स्टैट्स की, बोला जाता है स्टैट स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट की स्टडी करता है। यानी अगर बोल दूं, असलियत में ही बोल दूं, मान लो कल टमाटर 10 रुपए का था, आज टमाटर 20 रुपए का किलो हो गया, डबल हो गया प्राइस, लोग सोचेंगे बुरी बात है। इसके पीछे कारण क्या है, क्या पता कहीं पे जहां पर टमाटर का प्रोडक्शन हो रहा हो वहां पर अर्थक्वेक आ गया हो, ये तो नहीं बताया स्टैट्स ने, है ना। क्या पता वहां पर फ्लड आ गई हो, ये तो नहीं बताया स्टैट्स ने। वहां का मौसम खराब हो गया, इस वजह से वहां टमाटर खत्म हो गए हो, प्रोडक्शन खत्म हो गया हो, तो महंगे तो होने ही है जिसकी शॉर्टेज हो गई तो, ठीक है। और स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, ये सिर्फ ग्रुप की स्टडी करता है, अकेले बंदे की स्टडी नहीं कर रहा, ये भी नुकसान है। और बोल रहे हैं होमोजीनिटी ऑफ डेटा इज एसेंशियल एलिमेंट। होमोजीनिटी का मतलब होता है सिमिलर, सिमिलैरिटी होनी चाहिए डेटा की, यानी सबका अलग अलग बात नहीं होनी चाहिए। यानी अगर मैं बात कर रहा हूं कि सब लोगों की इनकम की कंपैरिजन करनी है, तो सब लोगों की इनकम की कंपैरिजन करनी है, बीच में तुम एक्सपेंडिचर नहीं लेके आ सकते, बीच में उसकी सेविंग की बात नहीं कर सकते। हाँ, इनकम और सेविंग को अगर कंपेयर करना चाहते हो तो बात अलग है, ठीक है। मतलब होमोजीनिटी का मतलब सिमिलर होता है,
जब दो बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं तो उनको बोलते हैं ना आइडेंटिकल ट्विंस, तो आप उनको होमोजीनियस ट्विंस भी बोल सकते हो, मतलब सेम सेम से यार, ठीक है। कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स, और मेन बात यह है कि स्टैट्स को डीप समझ लो। अभी तो इतनी थोड़ी बेइज्जती भी कर रहा हूं, लेकिन स्टैट्स वाकई में बहुत मजेदार और फ्रूटफुल सब्जेक्ट है। इससे दुनिया चल रही है, दुनिया में बहुत सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं, इसको सिर्फ एक्सपर्ट्स यूज करते हैं। ये इसके बारे में कहना है कि इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब नुकसान नहीं है, लिमिटेशन का मतलब ये इसकी लिमिट है, इससे आगे नहीं बढ़ रही चीजें, समझ रहे हो। फिर लिखा है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। अभी बताया था, रेफरेंस नहीं दी किसी ईयर की तो रिजल्ट गलत साबित हो सकता है, समझ रहे हो। फिर लिखा है स्टैटिस्टिक्स इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। ये साइंस की तरह है लेकिन कंप्लीट साइंस नहीं है यार। साइंस तो कोज एंड इफेक्ट रिलेशन दिखाता है, ये भी रिलेशन दिखाता है, लेकिन वो रिलेशन हमेशा डिट्टो एग्जैक्ट सेम नहीं होते, यहां पर एक्सेप्शंस ज्यादा हो सकते हैं, तो इस बात को समझ के चलना। बाकी डिस्ट्रस्ट है भी एक स्टैट्स का, एक लाइन लिखी होती है बुक्स के अंदर, स्टैट्स के बारे में लोग विश्वास नहीं करते क्योंकि स्टैट्स इज अ रेनबो ऑफ लाई, ऐसा कोई कोई बोल देता है, रेनबो ऑफ लाई। स्टैट्स झूठ का इंद्रधनुष है, मतलब इससे कुछ भी साबित कर सकते हैं, लेकिन जब तुम पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है डायग्राम्स बनाने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, बहुत मजा आने वाला है। इसके अंदर और भी चीजें लिखी हुई हैं। एक इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा हुआ है कि एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है। तो दोस्तों ये इकोनॉमिक्स मत समझो, ऐसा सोचो कि कोई लाइन है, जो लाइन सच बता रही है, फैक्ट बता रही है, लाइक इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ये सच है ना, तो ऐसी लाइनों को बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जो फैक्ट के बारे में डील करे, एक्चुअली है क्या सिचुएशन, व्हाट इज, जो तुम्हें कोई सलाह दे, सजेशन दे, प्लानिंग दे, ऐसी कोई लाइन है। लाइक अमीर लोगों पे ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, ये एक लाइन है, इस लाइन को बोलेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। तो क्या होना चाहिए जिंदगी में, शुड बी, रिच पीपल शुड बी मोर टैक्स्ड, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक और मॉडल है ऑट टू बी, जो इस चीज से रिलेटेड है, जहां पर ओपिनियन, राय दी जा रही है, वो सारी स्टेटमेंट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो इस तरीके से है। और एक और वर्ड आपको बताऊं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसा, जो भी काम धंधे पैसा कमाने से रिलेटेड है वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। जैसे कि एक डॉक्टर अपने पेशेंट को देख रहा है, दुकान वाला सामान बेच रहा है, कोई नौकरी करके सैलरी कमा रहा है, ये सब पैसा कमाने से रिलेटेड है, सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। फिर दूसरे तरफ होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये वो एक्टिविटीज होती है जिससे पैसा नहीं कमाया जाता, लाइक किसी का भला करना, पूजा करना, प्रार्थना करना, नमाज पढ़ना, या फिर सोशल वेलफेयर की कोई एक्टिविटी करना। तो दोस्तों ये पूरा स्टैट्स का चैप्टर वन शॉट के अंदर खत्म हो गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आएगा। एक बार नहीं, इसको प्लीज 2 बार जरूर देखना, ताकि क्योंकि पहला चैप्टर है इसलिए 2 बार देखना जरूरी है। नया सब्जेक्ट है, पहले नहीं आया था। दोस्तों को बता दो कि स्टैट्स यहां पर इस तरीके से कराई जा रही है आपके चैनल पे, और प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी दिक्कतें और परेशानियों को बता दो। और जो क्विज का आंसर मैं आपको बता देता हूं, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो क्विज का आंसर मुझे बताना ही था। और लिंक जो जो डिस्क्रिप्शन में गिवन है सबको खोल के देख लो, आपके लिए कुछ सरप्राइज हो सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।